नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस के पहले पार्ट को, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसे बनाने के लिए हम 8 विधियों का प्रयोग करते हैं। और पहले विधि के रूप में हमने पढ़ा था पार्टिसिपल का प्रयोग। अब हम दूसरे विधि के ऊपर आते हैं और वहाँ से शुरू करते हैं कि दूसरी विधि क्या है। तो दूसरी विधि हमारी है कि बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, मतलब कि हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बना सकते हैं। अब बात करें कि सिंथेसिस का जो रूल है ये क्या है, कि रूल है पहला कि इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रायः उन वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं जिनसे उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम का बोध होता है। अब दूसरा रूल हमारा यह कहता है कि इन्फिनेटिव चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो, इसके पहले हमें टू का प्रयोग जरूर करना होगा। इन्फिनेटिव का प्रयोग अभी हमने बताया पहले नियम में कि जहाँ पर कर्तव्य हो, उद्देश्य हो या परिणाम हो, वहीं पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। और दूसरा नियम ये बताया कि चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, दोनों जगह हम टू का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं रूल नंबर तीसरा क्या कहता है। रूल नंबर तीसरा हमारा कहता है कि पैसिव वॉइस में टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर बी का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर, ये इस प्रकार के वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। अगला है कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है उसमें हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पैटर्न का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने इन्फिनेटिव के 4 रूल देखे। अब हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, जो कि ज़्यादा विस्तार से हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में मेन फोकस इन्हीं 4 नियमों पर किया गया है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव 2 प्रकार कौन कौन से हैं। बात करें इन्फिनेटिव की, तो इन्फिनेटिव एक हमारा होता है सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। अब इसमें बात करें कि जो सिंपल इन्फिनेटिव हमारा होता है उसमें ना नीने चिन्ह होता है, और जो हमारा जीरेंडियल इन्फिनेटिव होता है इसमें हम के लिए का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने जो 4 नियम पढ़े उन्हीं के ऊपर हम उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि हमारा इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम सिंथेसिस को और अच्छी तरीके से बना सकें। बात करें हम पहला एग्जाम्पल जो लिए हैं उसमें हमने कहा है कि मोहन वाज वेरी पुअर, मोहन बहुत गरीब है। ही कुड नॉट बाई अ बाइसिकल, वह एक साइकिल नहीं खरीद सकता। तो आइए हम देखते हैं कि इसका हम इन्फिनेटिव में, माफ़ कीजिएगा, इन्फिनेटिव में ही सिंथेसिस कैसे बनाएंगे, इसका हम सिंथेसिस कैसे करेंगे, इन्हें हम जोड़ेंगे कैसे, इसे हम देखते हैं। इसका सिंथेसिस हमारा बनेगा कि मोहन वाज टू पुअर टू बाई अ बाइसिकल, मोहन इतना गरीब है कि वह बाइसिकल नहीं खरीद सकता। अगला है कि ही बॉट अ बॉल, उसने एक गेंद खरीदा। ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। अब हम देखते हैं कि इसका हम कंबाइन फॉर्म में कैसे बनाएंगे। तो इसका हम बनाएंगे कि ही बॉट अ बॉल, he bought a ball to play cricket। इस प्रकार हमने 2 एग्जाम्पल देखे। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, जिससे कि हम और अच्छी तरीके से इसे समझ सकें। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है कि शी वर्कड हार्ड, शी वांटेड टू अर्न मोर मनी। तो हम इसका बनाएंगे शी वर्क हार्ड
hard to earn more money। इस प्रकार हमने देखा इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल को देखा। अब हम चलते हैं, इस प्रकार ही हमारा इन्फिनेटिव में बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे विधि पर पहुंचते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि यूजिंग प्रीपोजिशन विथ अ नाउन और जीरंड। अब हम देखेंगे तीसरे विधि से हम कैसे सिंथेसिस बनाते हैं सिंपल सेंटेंस का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया है कि नाउन क्या होता है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि नाउन क्या है, इसीलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगली चीज बताई गई है कि फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट फ्रेज वर्ब, बिना क्रिया का शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है हमारा। अब हम बताते हैं कि इन एपोजिशन का मतलब होता है बगल में। अब हम देखते हैं कि रूल हमारा क्या कहता है। यह कहता है कि जब एक वाक्य में नाउन के बारे में कही गई बातों अर्थात गुणों, कार्यों या विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वाक्य व्याख्या दूसरे वाक्यों में की जाए तब एपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या कहता है। दूसरा हमारा कहता है नियम कि ऐसी अवस्था में नाउन के बगल में कॉमा लगाकर उसकी एक विशेषता को लिखकर फिर कॉमा लगाकर वर्ब का प्रयोग करके शेष विशेषता को लिखते हैं। इस प्रकार हम बनाएंगे प्रीपोजिशन विथ अ नाउन और जीरंड का से इन्फिनेटिव, माफ कीजिएगा इन्फिनेटिव नहीं सिंथेसिस। तो हम देखते हैं इसके पहले एग्जाम्पल को हमने लिया है। पहला एग्जाम्पल कि कबीर वाज अ फेमस पोएट। कबीर एक प्रसिद्ध कवि थे। ही वाज अ वेबर, वे एक जुलाहे थे। तो अब यहाँ पर पहले वाक्य में कबीर के बारे में बताया गया है कि वे एक प्रसिद्ध कवि थे, और दूसरे वाक्य में उनकी विशेषता को बताया गया है या उनके बारे में बताया गया है कि वे एक जुलाहा थे। तो हम इसका किस प्रकार बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। ये जो सेंटेंस हमारा है इसमें कबीर के दो विशेषताओं को बताया गया है। पहली बात तो ये बताया गया है कि कबीर एक प्रसिद्ध कवि थे, और दूसरी बात ये बताया गया है कि जुलाहे थे। तो हम नियम 2 से देखते हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो नियम 2 में लिखा है कि ऐसी अवस्था में नाउन के बगल में कॉमा लगाकर उसकी एक विशेषता को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने नाउन कबीर को लिया है। अब कबीर के बाद में हमने उनकी एक विशेषता ये लिखा है कि अ फेमस पोएट, और उससे पहले हमने कॉमा लगाया जैसा कि नियम ने हमारा कहा है, और उसके बाद में हमने उनकी विशेषता को लिखा है। उसके बाद फिर से एक कॉमा लगा है, और उसके बाद हमने उनकी दूसरी विशेषता को लिखा है। इस प्रकार हमने ये पहला एग्जाम्पल देखा। अब हम देखते हैं इसी के दूसरे एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर हमने दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है कि मिल्टन वाज अ फेमस पोएट। मिल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। यहाँ पर इंग्लिश हमने नहीं उच्चारण किया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधे थे। तो इसका हम किस प्रकार बनाएंगे कि मिल्टन, पहले लिखेंगे मिल्टन, कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे अ फेमस इंग्लिश पोएट, फिर कामा लगाएंगे और फिर लिख देंगे कि वाज ब्लाइंड। इस प्रकार हम बनाएंगे। अगला हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी वाज डॉटर ऑफ पंडित नेहरू। इंदिरा गांधी पंडित नेहरू की पुत्री थी। सी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर भी इंदिरा गांधी के बारे में दो गुण बताए गए हैं। पहली बताई गई कि वो पुत्री थी पंडित नेहरू की, और दूसरी बताया गया है कि वो प्रधानमंत्री थी। तो हम इसका इस प्रकार बनाएंगे कि इंदिरा गांधी फिर कहाँ लगाएंगे, डॉटर ऑफ पंडित नेहरू
फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख दिया है शॉर्टकट में। इस प्रकार